प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सियासी गलियारों की और कई दिनों से चल रहे कयास पर आखिरकार आज विराम लग गया है। कई दिनों की बैठकों के दौर और मंथन के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम पर अब मुहर लग गई है। तो योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है और इनके नाम की चर्चा पहले से ही हो रही थी। माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी के नाम के ऐलान से पहले उन्हें आनन फानन में आजमगढ़ से दिल्ली बुला लिया गया था और शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके नाम पर संघ ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी के नाम के ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी में आरएलडी और एसपी गठबंधन का असर अब कम होगा, यानी कि पश्चिमी यूपी की कई सीटें यानी कि जाट बहुल लोकसभा सीटों पर बीजेपी को अब फायदा हो सकता है। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं और पंचायती राज मंत्री हैं, मुरादाबाद के रहने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी जिन्हें अब कमान सौंप दी गई है बीजेपी के अध्यक्ष की, और भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन इस खबर की पुष्टि सहारा समय ने काफी देर पहले ही कर दी थी। देखिए हमारे लखनऊ संवाददाता रजत सिन्हा की खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद काफी समय से हो रही है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष एक दो दिनों में मिल जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम पर सहमति बन चुकी है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही संघ ने भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुरादाबाद जिले के सिकंदरपुर गांव के रहने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी 1991 से बीजेपी से जुड़े हैं। चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ पार्टी पश्चिमी यूपी को सियासी तौर पर मजबूत करना चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनमाफिक सीटें नहीं मिली थी। यहाँ पर सपा रालोद गठबंधन ने बीजेपी को नुकसान पहुँचाया था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मजबूत दांव माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी को यहां नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन चौधरी की गिनती कद्दावर जाट नेताओं में शुमार होने के कारण पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में उतनी सीटों का नुकसान नहीं हुआ था जितना अंदाजा लगाया जा रहा था। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी के प्रति नाराजगी दिख रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि यह भूपेंद्र चौधरी की मेहनत का ही असर था कि पार्टी को चुनाव परिणामों में उतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह को अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा होते ही उनके मुरादाबाद स्थित घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी और उनके परिवार को बधाई देने और मिठाई खिलाने का सिलसिला चल रहा है। पापा ने जो मेहनत की, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया, माननीय जेपी नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई। उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली।
और ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रजत सिन्हा जुड़ रहे हैं। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रजेश चौधरी जी, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि बहुत करीबी से आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की उठापटक को देखा है, वहां की राजनीति को बेहद करीब से जाना है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सौंप दी गई है। बहुत सारे नामों पर हमेशा हम देख रहे थे कि कयासबाजियां चल रही थी, लेकिन फाइनल और औपचारिक आज ऐलान हो गया है भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम पर। देखिए पूजा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर अतीत पे थोड़ी सी नजर डाली जाए तो पिछली बार जब स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष बने थे तब भी एक बार चर्चा में नाम आया था कि भूपेंद्र सिंह चौधरी अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया। इस बार भूपेंद्र सिंह चौधरी, क्योंकि अभी आपने ही जैसे खबर में दिखाया कि 22 के चुनाव में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बनकर उभरा सपा और राष्ट्रीय लोकदल का, और इसके साथ ही जो भारतीय किसान यूनियन का जो जमावड़ा रहा और वो उनके साथ एक गठबंधन, अनौपचारिक गठबंधन था, वो भी रहा, तो उससे एक डेंट लगा बीजेपी को। और जो आरएलडी बिल्कुल जीरो पर थी, जिसका एक विधायक था वो भी बीजेपी में चला गया था, जो छपरौली से थे, वो उसके बाद एकाएक 7 विधायक आना और एक तरीके से पार्टी को पुनः एक जीवन दान मिलना या पुनर्जीवित हो जाना, उसको देखते हुए ये एक राजनीति की एक मैं कहूंगा चाल है, एक रणनीति है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 को देखते हुए क्या रणनीति अपनाई जाए कि जो एक नया गठबंधन बन रहा है जाट प्लस मुस्लिम का, उसको तोड़ें और बीजेपी के पक्ष में आए। तो इसका पहले ही बात यह है कि उसको साधने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी को आज ये कमान दे दी गई है, जिसके कयास चल रहे थे। जी पूजा। बिल्कुल, तो देखिए कयास तो चल रहे थे, लेकिन और नामों पर भी कयास चल रहे थे। रजत, आपके पास आते हुए आपकी अभी ये रिपोर्ट देखी हमने, जिसमें आपने पहले ही सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी वो नाम हो सकता है कि कमान इन्हें सौंप दी जाए। और अभी कई देर से हमने लगातार चर्चा भी की है, औपचारिक ऐलान से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे रजत कि भूपेंद्र सिंह चौधरी एक ऐसा नाम है जिन्हें कमान सौंपी जा सकती है, और आखिर यही हुआ। आपके पास क्या कुछ और जानकारी है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर तमाम नाम कयासों का दौर चल रहा था, तमाम नाम जो है मीडिया के जरिए सामने आ रहे थे, और ये कवायद स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से चल रही थी, और लगभग मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इसको भी 1.5 से 2 महीना होने को आ रहा है। लगातार तमाम नाम चर्चा में थे। कभी जब बीजेपी के प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते थे तो मीडिया में उनके नाम की चर्चा हो जाती थी। ब्राह्मण चेहरों में तमाम नामों की चर्चा होती थी। सांसद सुब्रत पाठक उनके नाम की चर्चा होती थी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक उनके नाम की चर्चा होने लगती थी। अगर दलित वर्ग की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके नाम की चर्चा होने लगती थी। रमाशंकर कठेरिया जो सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा होती थी। एमएलसी विद्यासागर सोनकर उनके नाम की चर्चा होती थी। लेकिन जिस तरीके से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको बुलाकर बात कर रहा था, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हो, या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हो, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा जरूर लग रहा था कि जो भी नाम होगा वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा, और कहीं ना कहीं 2024 की रणनीति को ध्यान में रख के ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस नाम को तय करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कल ही जब आनंद फानन में केंद्रीय नेतृत्व से बुलावा आता है चौधरी जी को, और वो पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व जो है उन नेताओं से मिलते हैं, उसके बाद से ही लगभग ये तय हो गया था, और पार्टी सूत्र बताने लगे थे कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ही होंगे। और इस बात की पुष्टि लगभग सारा समय ने आज सुबह ही कर दी थी अपनी खबर के माध्यम से जो दिखाई गई है। कहीं ना कहीं कई समीकरण एक साथ साधने की कोशिश की गई, जैसा हमारे वरिष्ठ विजय जी बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ ये भी देखिए, जो महामंत्री संगठन की नियुक्ति की हाल में की गई है धर्मपाल सिंह की, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष की, तो वो भी मुरादाबाद के सिंगदरपुर गांव से आते हैं। अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बड़े जाट नेता, किसान नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके का डेंट 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक सीटें वहां से हासिल की थी, और आरएलडी भी 7 सीटों पर पहुंच गई थी। कहीं ना कहीं 2024 में इसको भी ध्यान में रखा है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने, और यूपी बीजेपी की कमान
भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंपी और इसके साथ उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10% जाट आते हैं जो 7 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वैसे अगर मैं टोटली बात करूं तो 18 से 20 सीटें ऐसी है जहां पर जाट वोट जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूरी बातों को ध्यान में रखा गया है कि ये जो एक नया समीकरण बन रहा था सपा और एलएलडी का, उसे कैसे रोका जाए, कैसे जाटों को अपने पक्ष में लाया जाए और किसान आंदोलन से जो नाराजगी किसानों में थी उसे कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, किसानों को कैसे इनकी नाराजगी दूर की जाए, इस पर भी मैं आ रही थी। ब्रजेश जी, थोड़े समय पहले जिस तरह से कृषि बिल आया, कृषि बिल को माफ भी कर दिया गया, लेकिन किसानों की जो हम एक नाराजगी देख रहे थे, या फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट से जो तमाम किसान थे, जो जाट थे, उनकी नाराजगी हमने बीजेपी के प्रति देखी। एक ये भी रीजन हो सकता है कि जाटों के नेता कहे जाते हैं भूपेंद्र चौधरी, और इसीलिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि 24 का चुनाव है, रिस्क बीजेपी कभी नहीं लेती है। पूजा जी, देखिए इसमें कई चीजें हैं। हाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया तो एकदम चौंकाने वाला नाम आया था कि धनखड़ कैसे उपराष्ट्रपति बन गए, क्योंकि 2024 की मिशन 2024 है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ थोड़ा सा इलाका मध्य प्रदेश जिसमें जाट काफी हैं, तो एक तरीके से जाटों को खुश करने के लिए केंद्रीय स्तर पर धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब रही बात उत्तर प्रदेश में, जो बेल्ट, जैसे रजत जी अभी बता भी रहे थे कि जो सीटें हैं, आगरा से लेकर आगरा मंडल, मुरादाबाद मंडल, अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, तो जो इसके एडजॉइनिंग कुछ उत्तराखंड का इलाका है उसमें भी कुछ जाट हैं। तो जो जाट प्रभावित क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात पहले मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद मंडल से भूपेंद्र चौधरी आते हैं, और इसमें मुरादाबाद मंडल में जितनी जाटों की प्रभावी संख्या है उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम जो आबादी है उसका प्रतिशत ज्यादा है। अगर यहाँ पर ये समीकरण टूट जाता है और एक तरीके से जो बीजेपी चाहेगी ध्रुवीकरण हो जाए, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही वजह रही कि भूपेंद्र चौधरी जी को अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बड़ा कद्दावर जाट नेता संगठन में चाहिए था बीजेपी को। इससे पहले वीरेंद्र सिंह सुरोही हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी वहां से बुलंदशहर से विधायक भी रही, लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी एक्टिव थे। सबसे खास बात यह है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी पिछले 30 साल से स्वयंसेवक आरएसएस स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहे हैं, संगठन में सक्रिय रहे हैं। और जो चुनाव की जो रणनीति है, पिछले जो 2-3 चुनाव जहां तक मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव रहा है कि उसमें नेता से ज्यादा जो कार्यकर्ता लेवल पर है वो प्रभावी रहा है। और आरएसएस का कार्यकर्ता हो या संगठन का कार्यकर्ता हो या पार्टी के नेता हो, तो जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को तीनों चीज आपने भी जैसे बताया, रजत जी भी कह रहे हैं कि संघ पहले से ही अपनी संस्तुति कर चुका था, संगठन ने भी कहा, बड़े नेता मानते रहे। और तीसरी चीज, बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने इस पर मोहर लगाई। उसके बाद पार्टी ने एक तरफा निर्णय किया और भूपेंद्र जी को आज ये प्रदेश अध्यक्ष का, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जाट नेता के तौर पर पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का, उनको आज ये ताज पहनाया गया। ये तो जाहिर हो रहा है ब्रजेश जी कि जाटों को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी 24 के लिए कर रही है, और इसीलिए अब एक कमान सौंप दी गई है भूपेंद्र चौधरी के हाथों में। लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जिस तरह से गठबंधन है, और एक अच्छी पकड़ कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की है, क्योंकि आरएलडी के जो नेता है उनकी अच्छी पकड़ है जाटों के बीच में, तो उन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी एक ये नाम का ऐलान किया गया है कि अच्छी पकड़ है इस अलायंस की। तो अब बीजेपी चाहती है कि ये जो पकड़ इस अलायंस की है वो पकड़ अब बीजेपी की रहे, और इसीलिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी। देखिए, आज जिस तरीके जैसे ही भूपेंद्र चौधरी का ऐलान हुआ, तो आपने ये देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म है या जितने पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता रहा होगा जिसने भूपेंद्र चौधरी को बधाई ना दी हो।
और जाहिर सी बात है, अगर उनकी पसंद का नेता, निर्विवाद नेता अगर उनका अध्यक्ष पद पर आता है तो एक कार्यकर्ता का जोश दुगना हो जाता है। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी, मैं आपको बताऊं, बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत जाना पहचाना नाम नहीं था। बहुत बड़ा नाम जैसे और बड़े नेता कल्याण सिंह है, संजीव बालियान जाटों के नेता माने जाते रहे हैं, सतपाल सिंह रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान का नाम एक बार उछला था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उन पर संगठन का इतना अनुभव नहीं रहा, इस वजह से वो सक्रिय राजनीति में एक अच्छे नेता, एक मेहनती नेता के तौर पर माने जाते हैं। और जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी बहुत संतुलित व्यवहार के, निर्विवाद छवि वाले, उनके शायद ही कोई ऐसा, अमूमन ये माना जाता है कि हर पार्टी में थोड़ी बहुत गुटबंदी होती है, मेरे गुट का क्यों नहीं बना, इनका नहीं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने पर शायद ही बीजेपी में कोई ऐसा नेता हो या कार्यकर्ता हो वो थोड़ी असंतुष्टि दिखाए। तो इस तमाम चीजों को एक तरीके से स्टडी करते हुए पार्टी इस निर्णय पर पहुंची और आज भूपेंद्र चौधरी को ये ताज दे दिया गया। जबकि एक ये चुनौती भरा काम है, लेकिन मुझे जहां तक मैं मानता हूं, जो काम उन्हें दिया गया है भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये जो जाट मतदाताओं को विभाजन की बात है वो पूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथों में सौंप दी गई है। रजत, आपके पास आते हुए आप लखनऊ में, राजधानी में हमेशा से करीबी से देखते हैं वहां की राजनीति को, और वहां पे क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल रहता है, ऐसे में कितनी अहम इनकी भूमिका 2024 के लिए होने वाली है? क्योंकि खास है ये, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक खास चेहरा है और जाटों के नेता भी कहलाए जाते हैं, तो ऐसे में जाटों को साधने की कितनी ये कोशिश कर पाएंगे और 24 में इनकी क्या अहम भूमिका होने वाली है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मुझे निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे, तो निश्चित है वो तमाम पार्टी के जो केंद्रीय फैसले होंगे, जो प्रदेश स्तरीय फैसले होंगे, उनमें शामिल होंगे। तो ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि पार्टी ने इसी वजह से उन्हें 2024 को ध्यान में रखते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाया है। तमाम फैसलों में उनकी अहम भूमिका होगी। एक निर्विवाद नेता है। और दूसरी तरफ मैं संगठन के अनुभव की बात करूं तो 1991 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके पहले वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, संघ के कार्यकर्ता थे, और 1991 से लेकर के 2017 तक वो संगठन में ही तमाम पदों पर काम करते रहे। अगर 1991 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो 1993 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य बने। हालांकि इतना लंबा कार्यकाल सफर संगठन में तय करने के बाद 2017 में वो जब प्रदेश में योगी सरकार बनती है तो पंचायती राज के स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाते हैं। 2019 में प्रमोशन पाते हैं इसी विभाग के, पंचायती राज विभाग के, वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और जब योगी सरकार पार्ट 2 बनती है तो भी उनका विभाग नहीं बदला जाता है, वो पंचायती राज विभाग के ही कैबिनेट मंत्री बनते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का अगर अनुभव कहा जाए तो 6 साल से वो सरकार में, संगठन के अनुभव की बात की जाए तो 91 से लगातार वो 2017 तक संगठन में काम करते रहे हैं। 2 बार के एमएलसी, अभी 13 जून 2022 को इन्होंने दोबारा पार्टी ने एमएलसी नियुक्त किया। तो एक लंबा अनुभव रहा है और पार्टी के एक निर्विवाद नेता है। कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ कही जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि पिछले 6 सालों से वो लखनऊ में ज्यादातर रहते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, तो लखनऊ की राजनीति की बात करूं, लखनऊ के कार्यकर्ताओं के बीच उपलब्धता की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय आता है, जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहता है, वो भी उनको भली बात जानता है। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर निश्चित ही कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र सिंह चौधरी को, चूंकि फोकस होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समीकरण को ध्वस्त करना है जो समीकरण 2022 में काम किया, यानी सपा और आरएलडी के गठबंधन को। निश्चित तौर पर जैसा हमारे वरिष्ठ ब्रजेश जी बता रहे थे कि जितनी संख्या जाटों की, लगभग 10% जाट पश्चिमी बेल्ट में है, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान है। और ये जाट और मुस्लिम के समीकरण ने ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी को ठीक ठाक बढ़त दिलाई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसको रोकना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कितना सफल होंगे ये तो काफी अभी समय है, चुनाव होंगे उसके परिणाम आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसी दिशा में भूपेंद्र सिंह चौधरी हो या धर्मपाल सिंह हो, चूंकि दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो काम करेंगे।
बिल्कुल रजत, और देखिए बीजेपी की ये खासियत रही है कि अगर कोई भी ऐलान करना होता है तो मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश कयासबाजियां करता रहता है कि ये नाम हो सकता है, ये चेहरा हो सकता है, इस बार ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन जब नाम आता है तो वो एक अलग ही खेमे से आता है, एक चौंका देने वाला नाम होता है। आज भी यही हुआ है। भूपेंद्र सिंह चौधरी, हालांकि हम पहले ही औपचारिक ऐलान से पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे कि ये नाम हो सकता है, लेकिन इससे पहले अगर 2 दिन पुरानी अगर हम जिक्र करें, उससे पहले का जिक्र करें तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग कयासबाजियां लगा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें ये कमान सौंपी जा सकती है। आपका अनुभव क्या कहता है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को, हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन क्यों नहीं यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे मुहर लग पाई? आपके अनुभव को हम जानना चाहेंगे। देखिए पूजा, मैं बताऊं आपको कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, यानी ब्राह्मण चेहरा था। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष थे, यानी पिछड़ा वर्ग से थे। 2019 का जब फिर लोकसभा चुनाव आता है तो महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री अब हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी ब्राह्मण वर्ग से थे। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी पिछड़ा वर्ग से थे। कहीं ना कहीं इस बात की संभावना भी बहुत थी और कयासबाजी लग रही थी कि चूंकि 2014 और 19 में के लोकसभा चुनाव ब्राह्मण चेहरे पर लड़े गए हैं, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष हुआ है, तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण भी हो सकता है। लेकिन जैसा आप खुद कह रही हो, जैसा कि भाजपा के बारे में कहा जाता है कि उसका केंद्रीय नेतृत्व ऐसे फैसले लेता है जो सबको चौंका देता है। निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में था, लेकिन ये कंफर्मेशन कल ही हो पाया कि निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ही पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे और ओबीसी को लाकर, एक तो वो जाट नेता है, किसान नेता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और दूसरे ओबीसी वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई है। और पार्टी ने यह फैसला लेकर निश्चित तौर पर उस पर पार्टी को जो 2014 और 19 में दोहराई गई थी उसे तोड़ दिया है। ठीक है ब्रजेश जी, आपके पास आते हुए कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1999 में भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्होंने हार का सामना किया था, उस समय मुलायम सिंह यादव की जीत हुई थी। तो इनके जीवन पर अगर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल रहे हैं तो किस तरह के जनता से इनका क्या स्वभाव रहा है, क्या कनेक्शन रहा है, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं और आपने करीब से देखा है पूरा उस बेल्ट की राजनीति को। देखिए पूजा जी, बता दें क्योंकि मुलायम सिंह संभल से चुनाव लड़े थे। संभल जो एरिया है वहाँ जाट वोट बैंक बहुत कम है, यादव वोट बैंक है, मुस्लिम है और अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो वहाँ की क्योंकि हमेशा कोई भी चुनाव होता है उसमें ये जरूर जातिगत समीकरण जरूर देखे जाते हैं। तो इसको देखते हुए मुलायम सिंह के खिलाफ एक मजबूत चेहरा लाना चाहते थे क्षेत्र में जिसकी पकड़ और बने। पार्टी की ये एक रणनीति होती है कि किसी अगर नेता को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसको एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना होगा। चुनाव अच्छा लड़े थे, भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि पार्टी जानती थी, अनुशासन की पार्टी है, तमाम कैडर की पार्टी है, पार्टी जानती थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी का संगठन में बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से वो लगातार उनको विधान परिषद के सहारे सदन, प्रदेश के सदन तक पहुंचाती रही और मंत्री पद देती रही, क्योंकि जाट नेता चाहिए था। और जो 2014 में, जिस तरीके से रजत जी ने भी बताया, 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो मेरठ का चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा थे, उनकी अगुवाई में प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और एक आंधी आई बीजेपी की और एक तरह के क्लीन स्वीप किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है पूजा जी कि शायद योगी जी भी चाहते थे कि इस बार जो प्रदेश का अध्यक्ष हो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो और जो पिछले हम जो 2022 के नतीजे देखें, वोट प्रतिशत देखें, तो शायद कोई ऐसी जाति रही हो जिसने बीजेपी को सपोर्ट ना किया हो। विरोध चाहे ये किसानों का धरना हो या ये एक नया समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो, इसको देखते हुए जो डेंट लगा था वो जाट जाति से लगा था और उस डेंट को खत्म करना है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में माने तो आप ये देख सकती हैं, जैसे अभी रजत जी ने भी बताया कि धर्मपाल सिंह सैनी बिरादरी से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सैनी अच्छी खासी तादाद है, कई लोकसभा सीटों पर जो है वो निर्णायक बाकायदा निर्णायक वोट बैंक की वो, और अगर उनके साथ जाट जुड़ जाते हैं तो एक ये
सीधी सी बहुत एक आसान तरीका हो जाता है सीट को निकालने का। इसके बाद त्यागी में अश्वनी त्यागी को बढ़ावा दिया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया और एमएलसी पद दिया गया। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से त्यागी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह का डेंट है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठाकुर वोट बैंक बीजेपी के पास है ही, और तमाम ये देखते हुए सीधे सीधे जो जाट वोट बैंक है उसको साधने का प्रयास है, और इसके लिए भूपेंद्र चौधरी से ज्यादा अच्छा चेहरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद पार्टी के पास नहीं था, इसलिए उनको तरजीह दी गई है अन्य नामों के देखते हुए। तो मतलब 24 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो क्योंकि बीजेपी हमेशा से बहुत चौंका देने वाले ऐलान करती है, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं ब्रजेश जी, लेकिन नामों के और भी कयास हो रहे थे कि और भी नामों पे कयासबाजी, जैसा कि मैंने अभी रजत जी से भी पूछा था कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर बहुत जोरों के साथ यहाँ पर चर्चा हो रही थी, और इनकी भूमिका भी अब कितनी अहम 2024 में होने वाली है। एक आखिरी प्रश्न आपसे ब्रजेश जी। देखिए बिल्कुल, जैसे केशव मौर्य जी के नाम की चर्चा आई, बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया कि संगठन सरकार से बड़ा है, अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो वो उसको अब बखूबी निभाएंगे। हाँ। लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ केशव जी के नाम पर मंथन किया हो, तमाम नेता, तमाम राजनीतिक समीकरण, गठजोड़, तमाम वो 24 के कयास, और बाकायदा सरकार है, तमाम सर्वे, इंटरनल सर्वे कराती है, सब चीजें देखती हैं, और एक छवि प्रदेश अध्यक्ष जो है, क्योंकि संगठन का पद है, पार्टी का पद है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि निर्विवाद छवि हो। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी की शायद ही कभी आपने भी जितने दिनों से, जैसे रजत जी ने बताया, इतना लंबा राजनीतिक कैरियर है, 30 साल से वो जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही साथ एज अगर उनकी देखें 54 साल, धर्मपाल सिंह की 55 साल, अश्वनी त्यागी शायद 50 साल के भी नहीं है। तो जो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो ऐसे लोग जो मेहनती हो, दिन रात ना देखें, संगठन का काम देखें, जिनका संगठन पर भी पकड़ हो, पार्टी में भी से हो, और कार्यकर्ता उनकी इज्जत करता हो। शायद यही वजह है कि इस सारी चीजों को देखते हुए इन पैरामीटर पर भूपेंद्र सिंह चौधरी फिट बैठे, इसलिए उनको ये ताज दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए इन तमाम पैरामीटर्स पर भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, वो फिट बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो कमान संभाल रहे हैं। आज इसके औपचारिक ऐलान हो चुका है। हालांकि हम कई दिनों से कह सकते हैं कि कई नामों पर जिक्र चल रहा था, लेकिन हम आज औपचारिक ऐलान से पहले ही सूत्रों के हवाले से ये लगातार चर्चा कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह चौधरी एक ऐसा नाम है जिन्हें कमान दे जा सकती है, और ऐसा ही हुआ है। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता माने जाते हैं, जाटों के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, और उन्हें अब प्रदेश का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रजत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूरी अपडेट को हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।